नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन में आज बात होगी जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के रोक की, कांग्रेस को मजबूत बनाने के पीछे पीके के प्लान की, जानेंगे जिग्नेश मेवानी की गिरफ्तारी पर क्यों घिर गई मोदी सरकार, झारखंड के सीएम की कुर्सी कैसे फंस गई मुश्किल में, बात करेंगे कर्नाटक में लगे केजरीवाल गो बैक के नारे की, बोरिस जॉनसन के गुजरात दौरे की और बुलेटिन के आखिर में बात बीजेपी के मालामाल होने की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जहांगीरपुरी मामले पर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा हम बुलडोजर नहीं चाहते, हम लोगों को बांटना नहीं चाहते, हम लोगों को एक करने में रखते हैं विश्वास। जहांगीरपुरी में अपनी पार्टी की रिसर्च टीम भेजेगी टीएमसी। सलेम की याचिका पर केंद्र सरकार के हलफनामे से सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा आप हमें भाषण ना दें, हलफनामे की भाषा पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई आपत्ति। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, नए पैटर्न से होगी यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं, 9वीं और 11वीं में इंटर्नशिप कार्यक्रम किया जाएगा लागू, ग्रेजुएशन में लागू होगा ग्रेडिंग सिस्टम। लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार में रही तेजी, सेंसेक्स 874 अंकों की तेजी के साथ 57,912 अंक पर हुआ बंद, 265 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी 17,393 अंक पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक खास समुदाय के लोगों के घरों और दुकानों पर चलाए गए बुलडोजर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलील दी गई कि ना तो प्रशासन की तरफ से नोटिस दिया गया और ना ही इतना वक्त कि लोग दावे के बारे में अपनी आपत्ति रख सके। उल्टा सुप्रीम कोर्ट का स्टे मिलने के बावजूद प्रशासन ने कार्रवाई नहीं रोकी। कोर्ट में सरकार और पीड़ित पक्ष की ओर से दलीलें रखी गई, तो किसने दी क्या दलील और क्या फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम की अतिक्रमण कार्रवाई के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि दिल्ली में 731 कॉलोनियां हैं जिसमें लाखों लोग रहते हैं, लेकिन निगम ने एक कॉलोनी को चुना क्योंकि आपने एक समुदाय को टारगेट किया। दुष्यंत दवे ने दलील रखी कि जिस शोभा यात्रा की इजाजत नहीं थी उसे पुलिस ने कैसे निकलने दिया, बिना जांच शुरू हुए लोगों को गिरफ्तार किया गया और निगम ने सुबह 9 बजे से पहले ही बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी। दवे ने यह भी कहा कि ये सिर्फ जहांगीरपुरी तक सीमित नहीं है, ये हमारे सामाजिक ताने बाने पर वार है। दवे ने कहा कि यह मामला जहांगीरपुरी तक सीमित नहीं है, अगर इसकी अनुमति दी गई तो कानून का राज नहीं बचेगा। दवे ने बताया कि सुबह 9 बजे ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई थी और अदालत का आदेश आने के बाद भी कार्रवाई जारी रही। कोर्ट के पूछने पर वकील दवे ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए धारा 343 के तहत 5 से 15 दिनों का नोटिस मिलना चाहिए था। ऐसे मामलों में कई बार कोर्ट ने नोटिस की मियाद बढ़ाई है। लोगों को बिना नोटिस के नहीं हटाया जा सकता, ये उनके राइट टू लाइफ का उल्लंघन है। तो वहीं कपिल सिब्बल ने भी इस मामले में दलील रखी, कहा अतिक्रमण और अवैध निर्माण पूरे देश की समस्या है, लेकिन इसकी आड़ में एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। अदालत ने फिलहाल जहांगीरपुरी में किसी भी तरह की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। तो वहीं इस मामले की अगली सुनवाई अब 2 हफ्तों के बाद होगी। फिलहाल दिल्ली के जहांगीरपुरी में प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा। एमसीडी को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस देकर जवाब मांगा है। इस मामले को लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है। विपक्ष मोदी सरकार की घेराबंदी में जुटा है, तो कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ चुनावों को लेकर बड़ा प्लान तैयार किया है। प्रशांत किशोर का कांग्रेस में शामिल होना तय हो चुका है। कांग्रेस ने बीजेपी को रोकने की रणनीति भी तैयार कर ली है। तो क्या है कांग्रेस की रणनीति, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 5 राज्यों में मिली हार से कांग्रेस निराश नहीं हुई है, बल्कि दोगुनी मजबूती के साथ वापसी की तैयारी में जुट गई है, जिसके लिए अब कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी बेहद सक्रिय नजर आ रही हैं और उनके आवास पर लगातार बैठकों का दौर जारी है और पार्टी को नई ऊर्जा और मजबूती देने के लिए मंथन जारी है। साथ ही आगे का चुनाव कैसे लड़ा जाए, इसके लिए रणनीति बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है प्रशांत किशोर को और इसी विषय पर चर्चा के लिए सोनिया गांधी लगातार पीके से मुलाकात कर रही हैं। ऐसे में कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि आने वाले 3 दिन यानी 72 घंटों के अंदर बड़े बदलाव और बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। वहीं प्रशांत किशोर ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है, जिसके बाद अब कांग्रेस को लेकर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान आया है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मरने नहीं दिया जा सकता, ये केवल राष्ट्र के साथ मर सकती है। बता दें कि प्रशांत किशोर ने ये बयान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के अन्य शीर्ष नेताओं के साथ बैठक के बाद दिया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के रणनीतिकारों का कहना है कि संगठन में बदलाव प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीति को ध्यान में रखते हुए किए जाएंगे। यानी अब कांग्रेस को मजबूत बनाने की पूरी जिम्मेदारी प्रशांत किशोर के कंधों पर है। अब प्रशांत किशोर क्या कमाल दिखाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल दावा किया जा रहा है कि पीके काम में लग गए हैं और उन्होंने कांग्रेस को दोबारा मजबूत करने का खाका पेश कर दिया है। कांग्रेस खुद को मजबूत बनाने में जुटी है तो केंद्र और देश के अधिकांश राज्यों में सत्ता पर काबिज बीजेपी खुद को मजबूत करने की जगह विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश में जुटी है। बीती रात गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी को असम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिग्नेश के बयानों को लेकर बीजेपी कई बार मुश्किलों में फंस गई है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी पर भी बीजेपी फंसती नजर आ रही है। तो किस मामले में हुई जिग्नेश की गिरफ्तारी और ये गिरफ्तारी क्यों पड़ रही है बीजेपी पर भारी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पुलिस का दुरुपयोग भारतीय राजनीति में अब आम हो गया है। सोशल मीडिया के पोस्ट पर ही पुलिस एक्टिव हो जाती है। पोस्ट कहीं की भी हो, लेकिन जहां जिस दल के खिलाफ है उस पर एफआईआर वहां होती है जहां उस दल की सरकार होती है। आपके खिलाफ पोस्ट पर पंजाब पुलिस सक्रिय हो जाती है क्योंकि वहां सत्ता आपकी है। तो पीएम के खिलाफ किए गए किसी पोस्ट को लेकर बीजेपी शासित राज्यों की पुलिस सक्रिय हो जाती है। राज्य में निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी को बीती रात असम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। असम पुलिस ने यह गिरफ्तारी जिग्नेश के एक ट्वीट को लेकर की थी। जिग्नेश ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर कहा, मुझे बताया गया कि आपने एक ट्वीट किया था, उसे लेकर एफआईआर हुई है। एफआईआर में कौन सी धाराएं लगी हैं ये नहीं बता रहे हैं। मैंने ट्वीट में लोगों से शांति और अमन बनाए रखने की अपील की थी। बाद में पुलिस की ओर से साफ किया गया कि जिस ट्वीट को लेकर जिग्नेश को गिरफ्तार किया गया है उसमें उन्होंने लिखा था कि देश के प्रधानमंत्री गोडसे को पूछते हैं। प्रधानमंत्री को 20 अप्रैल को अपने गुजरात दौरे के दौरान रामनवमी पर हिम्मतनगर और खंबात इलाकों में हुए सांप्रदायिक टकराव को लेकर लोगों से शांति की अपील करनी चाहिए। कानूनी प्रक्रिया के चलते ट्विटर ने अब इस ट्वीट को ब्लॉक कर दिया है। पुलिस जिग्नेश को असम ले गई। इसे लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा, मोदी जी, आप स्टेट की मशीनरी का दुरुपयोग कर असहमतियों को दबाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आप सत्य को कैद नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि बीजेपी डरी हुई है, तानाशाह डरा हुआ है, बादशाह डरा हुआ है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने ट्वीट किया, आधी रात को जिग्नेश भाई के साथी ने कॉल करके बताया कि असम पुलिस जिग्नेश भाई को पालनपुर गुजरात से गिरफ्तार करके उनको असम ले जा रही है। न मोबाइल है उनके पास, न ही हमको कोई एफआईआर की कॉपी दी गई है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के साथ ये न्याय। इस बीच कांग्रेस ने गुजरात में इस गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। ऐसे में सवाल यह है कि जब ट्वीट गुजरात में किया गया, असम की तरह गुजरात में भी सरकार बीजेपी की ही है, तो मेवानी के खिलाफ गुजरात की जगह असम में मामला क्यों दर्ज किया गया? क्या इसके पीछे विरोधियों को परेशान करने की साजिश है? जिग्नेश की गिरफ्तारी से बीजेपी फंसती नजर आ रही है, तो दूसरी ओर मुसीबत में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी फंसते दिख रहे हैं और इसके पीछे जो कारण है वो खुद उनका ही एक फैसला है। तो किस फैसले के चलते हेमंत सोरेन का सीएम पद पड़ गया है मुश्किल में, देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारत निर्वाचन आयोग की चिट्ठी के बाद से झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है कि अगर हेमंत सोरेन को इस झंझट से छुटकारा नहीं मिला तो उन्हें मुख्यमंत्री पद भी गंवाना पड़ सकता है। दरअसल सीएम सोरेन के पास खनन विभाग भी है और उन पर आरोप है कि उन्होंने पत्थर खनन का ठेका खुद के नाम ही अलॉट किया है। इस मामले में चुनाव आयुक्त ने सरकार से ब्यौरा मांगा है। चुनाव आयुक्त ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भेजा है। सरकार का जवाब मिलने के बाद चुनाव आयोग ये फैसला लेगा कि खनन लीज का मामला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आता है या नहीं। अगर ये मामला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में शामिल हुआ तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9A के तहत किसी सदन के सदस्य की सदस्यता समाप्त करने का प्रावधान है, जिससे सीएम सोरेन की कुर्सी खिसक सकती है। इसकी बड़ी वजह बीजेपी बनेगी, क्योंकि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पिछले दिनों राज्यपाल से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सिलसिले में शिकायत की थी। इसमें ये कहा गया था कि हेमंत सोरेन
ने मुख्यमंत्री रहते हुए पत्थर खदान लीज पर लिया है। रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड के खाता नंबर 187 प्लॉट नंबर 482 के 0.88 एकड़ क्षेत्रफल पर यह खनन पट्टा स्वीकृत किया गया है। राज्यपाल ने पूर्व मुख्यमंत्री के इस शिकायती पत्र को चुनाव आयोग के पास भेज दिया, क्योंकि किसी सदस्य की सदस्यता पर उठाए गए सवाल पर फैसला करने का अधिकार कानूनी रूप से चुनाव आयोग के पास है। अब देखना होगा कि सरकार के जवाब के बाद आयोग क्या फैसला लेता है। गेंद चुनाव आयोग के पाले में है। आयोग ने अगर फैसला सोरेन के खिलाफ दिया तो उनकी विधानसभा सदस्यता भी जा सकती है। ऐसे में उनका सीएम पद भी मुश्किल में फंस जाएगा। सोरेन मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी आज मुश्किल में दिखाई दिए। वो कर्नाटक पहुंचे थे, लेकिन उनका कर्नाटक में कुछ अलग तरह से ही स्वागत किया गया, जो आपको पसंद नहीं आया। दिल्ली की सत्ता के बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। पंजाब फतह करने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली, पंजाब के बाद अब अरविंद केजरीवाल हिमाचल, गुजरात और कर्नाटक में भी आम आदमी पार्टी के पैर जमाने में लगे हुए हैं। लेकिन बुधवार को दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई बुलडोजर कार्रवाई पर सीएम अरविंद केजरीवाल की खामोशी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आज सुबह ही सोशल मीडिया पर #GoBackKejriwal ट्रेंड कर रहा है, जहां उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा कि बेंगलोर आपका स्वागत नहीं करेगा, केजरीवाल वापस जाओ। तो वहीं मोहम्मद अयाज नाम के यूजर ने लिखा कि चुनावों के वक्त लोग अरविंद केजरीवाल की संगी छवि को पहचान नहीं पाए थे। अब अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा सामने आ चुका है। अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आदमी है। जहांगीरपुरी में जिस तरह से मुसलमानों के घरों और दुकानों को निशाना बनाया गया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लोगों का गुस्सा साफ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर जहांगीरपुरी की घटना को लेकर कई तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, जिसमें सबसे ज्यादा वो तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें एक बच्चा दुकान तोड़े जाने के बाद जमीन से सिक्के बीन रहा है, एक बच्चा खाने का सामान इकट्ठा कर रहा है, तो वहीं एक मुस्लिम महिला अपना टूटा हुआ घर दिखाती हुई नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा जा रहा है कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इशारे पर काम कर रहा है। बुधवार को जिस तरह से जहांगीरपुरी में बुलडोजर ने तबाही मचाई है, उसके निशान लोगों के दिलो दिमाग पर बन गए हैं। बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सभी विपक्षी दलों ने निंदा की है, तो वहीं कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल प्रभावित लोगों से मिलने भी पहुंचा। लेकिन दिल्ली के सीएम ने जहांगीरपुरी इलाके से दूरी बना रखी है और कर्नाटक में अपने लिए जीत की संभावनाएं देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के इस रवैये से मुसलमान नाराज हैं। वोटों की राजनीति करने वाले अरविंद केजरीवाल आज मुस्लिम समुदाय के साथ नहीं है। इसी को लेकर आज पूरे दिन सोशल मीडिया पर उनका बॉयकॉट किया गया। सोशल मीडिया गो बैक केजरीवाल के नारों से गूंज उठा। लोगों की नाराजगी के बीच केजरीवाल कर्नाटक पहुंचे, लेकिन जिस व्यक्ति के दौरे पर आज देश भर की निगाहें टिकी रहीं, वो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन भारत यात्रा पर आए हुए हैं। आज वो गुजरात पहुंचे, जहां वो बुलडोजर पर बैठने के साथ ही कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। कल उनके पीएम मोदी से मुलाकात है, तो देखते हैं ये रिपोर्ट। गुजरात में इस समय बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस वहां मुख्य विपक्षी पार्टी बनी है और बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। ऐसे में प्रदेश में बीजेपी को अपनी जमीन खिसकने का डर सता रहा है, जिसके चलते बीजेपी राज्य में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और ये कमान संभाली है खुद पीएम ने, जिसके चलते गुजरात सुर्खियों में बना हुआ है। और आज भी गुजरात की चर्चा छाई रही और इसका कारण है ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का गुजरात दौरा। बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आज सुबह 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं और जॉनसन ने भारत दौरे की शुरुआत गुजरात से की है। बोरिस ने गुजरात के साबरमती आश्रम से अपने दौरे का आगाज किया और उनका ये दौरा चर्चा का विषय बन गया। दरअसल उन्होंने साबरमती आश्रम पहुंचकर बापू के चित्र पर माल्यार्पण किया। इसके बाद उन्होंने चरखा चलाकर सूत काता। इतना ही नहीं, उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तारीफ भी की। आश्रम की विजिटर बुक में उन्होंने लिखा, ये समझने के लिए कि कैसे गांधी जी ने सच्चाई और अहिंसा के ऐसे सरल सिद्धांतों के जरिए दुनिया को बेहतर बनाने और बदलने के लिए प्रेरित किया। इस असाधारण व्यक्ति के आश्रम में आना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। इतना ही नहीं, आश्रम से उन्हें 2 किताबें भेंट स्वरूप दी गई। एक महात्मा गांधी की लिखी गाइड टू लंदन
और दूसरी मीराबेन के नाम से जानी जाने वाली महात्मा गांधी के अनुयायी मेडेलाइन स्लेट की आत्मकथा द स्पिरिट्स पिलग्रिमेज। सिर्फ साबरमती आश्रम वाली ही नहीं, जॉनसन की एक और तस्वीर आज चर्चा का विषय बनी हुई है और वो है बोरिस जॉनसन की बुलडोजर की सवारी। ये तस्वीर इसलिए भी खास है क्योंकि इस समय देश भर में बुलडोजर वाला एक्शन चर्चा में है। बता दें कि ब्रिटिश पीएम ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ बडोदरा में जेसीबी प्लांट का दौरा भी किया। बोरिस जॉनसन आज निवेशक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, साथ ही कारोबारियों से बात भी करेंगे। कल दिल्ली में पीएम मोदी से भी मुलाकात तय है। और बुलेटिन के आखिर में बात एडीआर रिपोर्ट की। बीजेपी खुद को देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। मौजूदा वक्त में बीजेपी कई राज्यों के साथ केंद्र की सत्ता पर भी काबिज है। मोदी सरकार को देश की सत्ता संभाले 8 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हो रही है। देश आर्थिक रूप से कंगाल होता जा रहा है, तो वहीं बीजेपी मालामाल हो रही है। तो किस रिपोर्ट में हुआ है ये खुलासा, देखते हैं। मोदी सरकार को देश की सत्ता संभाले 8 साल होने वाले हैं। इस दौरान देश आर्थिक मोर्चे पर मुश्किलों का सामना कर रहा है। जीडीपी में गिरावट आ रही है। उछाल सिर्फ बेरोजगारी और महंगाई में ही देखा जा रहा है। इसके अलावा कहीं और उछाल दिखाई देता है तो वो है बीजेपी की कमाई में। बीजेपी का खजाना इन सालों में 4 गुना रफ्तार से बढ़ा है। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार 7 चुनावी ट्रस्टों को कॉरपोरेट और दूसरे व्यक्तियों से दान के रूप में 258.49 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 82% से भी ज्यादा रकम गई है। चुनावी ट्रस्ट एक गैर लाभकारी संगठन होता है। इसके जरिए राजनीतिक दल कॉरपोरेट संस्थानों और दूसरे व्यक्तियों से पार्टी फंड हासिल करते हैं। आज आई एडीआर की रिपोर्ट में 23 में से 16 चुनावी ट्रस्टों ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग को प्राप्त हुए चंदे की जानकारी दी। इनमें से सिर्फ 7 ट्रस्ट ने दान मिलने की बात कही है। कॉरपोरेट से 258.491 करोड़ का चंदा मिला है। दूसरे राजनीतिक दलों को 258.431 करोड़ रुपए बांटे गए। अकेले बीजेपी को 212 करोड़, 10 दलों को कुल मिलाकर 10.45 करोड़ मिले हैं। केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी को 212.05 करोड़ रुपए मिले हैं, जो कुल राशि का 82.05% है। वहीं बिहार में बीजेपी के साथ राज्य की सत्ता पर काबिज जनता दल यूनाइटेड को 27 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके अलावा 10 अन्य राजनीतिक दलों को चुनावी ट्रस्टों से मिले दान में कुल 19.38 करोड़ रुपए मिले हैं। इन पार्टियों में कांग्रेस, एनसीपी, अन्ना द्रमुक, राजद, आप, लोजपा, सीपीएम, सीपीआई और लोकतांत्रिक जनता दल शामिल है। बीजेपी को हर वित्त वर्ष में न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी बड़ी तादाद में चंदा मिल रहा है और कांग्रेस को मिलने वाला चंदा हर साल कम होता जा रहा है। मौजूदा वक्त में देश का खजाना खाली है, लेकिन बीजेपी का खजाना भर रहा है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।